स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे एसएसएलवी यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो डेमो 1 मिशन किया गया मतलब संडे को उसके बारे में बात करते हैं। तो ये समझिए डेमो लॉन्च था। इसका मतलब मेन काम था कि जो स्मॉल सैटेलाइट डेडिकेटेड लॉन्च व्हीकल बनाया जा रहा है, यानी कि ये समझिए कि हमारे पास बड़े के लिए है जीएसएलवी, मीडियम के लिए है पीएसएलवी, तो छोटों के लिए क्या है, तो छोटे के लिए ये बनाया गया एसएसएलवी। तो ये डेडिकेटेड लॉन्च टेस्ट किया गया 7 अगस्त 2022, 3:48 यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, और अगर इंडिया में आप देख रहे होंगे तो 9:18 सुबह में किया गया था। इसका लोकेशन था 27 धवन स्पेस सेंटर। और ये समझिए EOS-2 इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एक डाला गया था जो कि ऑप्टिकल और इंफ्रारेड में ऑब्जर्व करता है। और बाकी एक दो आज़ादी सैटेलाइट करके जो उसमें बहुत सारे और भी चीज़ थे। मेन चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी उसमें रेडियो ट्रांसपॉन्डर था, यानी कि हैम रेडियो में जो लोग काम करते हैं उनको मतलब कई बार हैम रेडियोस अंतरिक्ष में भी डाले जाते हैं। तो बात ये होता है कि आप प्लेनेट पे कहीं पे भी बात कर सकते हैं फ्री का। हैम रेडियो पूरी तरह से फ्री होता है, तो वो डिपेंड करता है, देश लोग एज ए गुड विल करते हैं, इस तरह के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो ये लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। ये था डेमो लॉन्च। तो इसके डिज़ाइन को समझते हैं, क्योंकि पूरा मेन बात ये है ना कि ऐसा नहीं कि इसरो के पास कोई रॉकेट नहीं है। तो इसमें क्या तिगड़म किया गया है, तो तिगड़म इसमें है कि ये 3 स्टेज रॉकेट मोटर है। यानी कि इसमें जो ये फर्स्ट स्टेज है, जो दादाजी हैं ये फर्स्ट स्टेज है। यह है 87 टन का, अराउंड 2600 किलो न्यूटन के आसपास का है। इसके ऊपर जो स्टेज लगाया जाता है वो है अराउंड 7.7 टन का, वो अराउंड देता है 235 किलो न्यूटन। आखिरी स्टेज जो थर्ड स्टेज है वो 4.5 टन का, उसका किलो न्यूटन मुझे मिला नहीं। और इसके बाद ये समझिए चूंकि ये सब सॉलिड है, तो इसमें मतलब जो कि गिम्बल है सब स्टेजेस में, लेकिन वो उतना मतलब समझ सॉलिड उस तरह का प्रिसाइज नहीं होता जितना लिक्विड होता है। तो इसको खर्चा ना बढ़ जाए उसलिए यहाँ पे लिक्विड फेड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल डाला गया है। ये मॉड्यूल का समझिए सिर्फ काम ये होता है कि सॉलिड को ऐसा ये लोग चलाएंगे कि थोड़ा जरूरत से ज़्यादा कर दे, और ट्रिमिंग मॉड्यूल का काम हो गया भाई हो गया आगे ऊपर आ गया, अब हम सर्कुलाइज करते हैं ऑर्बिट को। जैसे ये जनरली कई बार जियो स्टेशन सैटेलाइट में आप सुनते होंगे कि सैटेलाइट खुद को सर्कुलाइज कर रहा है। यहाँ पे समझिए अब इतने छोटे सैटेलाइट में डाला नहीं जा सकता खुद का प्रोपोर्शन। तो ये पैकेज जो है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, ये जो फाइनल पैकेज है ये करेगा भैया, हम एडजस्ट कर देते हैं ऑर्बिट को। तो वही समझिए ऑर्बिट इंसर्शन और सर्कुलराइजेशन जो ऑर्बिट का होगा वो ट्रिमिंग मॉड्यूल कर देगा। मतलब समझिए बूस्टर थोड़ा पॉजिटिव में चल रहा है, नेट पॉजिटिव में, मतलब उसको चाहिए अगर 100 तो 110 दे रहा है, तो इसलिए ट्रिमिंग नाम दिया गया है इसका। और इसका मेन है जो सॉलिड बूस्टर बहुत टाइम से बना रहे हैं, लेकिन उसका वजन हल्का करने के लिए बारूद का तो कुछ कर नहीं सकते, वही उसका फ्यूल है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन केसिंग पे बहुत मदद किया जाए। केसिंग कई बार कोशिश की जाती है स्टील, सस्ते में स्टील से बनाया जाए, महंगे में एल्युमिनियम से बनाया जाए, और महंगे में टाइटेनियम से बनाया जाए। हल्के में उससे भी हल्का बनाना है तो आपको कार्बन फाइबर फिलामेंट वाउंड केस बनाना पड़ेगा, जो इसके अपर स्टेजेस में किया गया है। और इसका टोटल सिस्टम वेट होता है 120 टन्स, मतलब भरपुष्ट है। जब फुल्ली लोडेड हो जाता है ये भरपुष्ट है। और फिर आप ये समझिए इसका डायमीटर कितना, चौड़ाई है 2 मीटर डायमीटर का है, और 34 मीटर हाइट है, यानी काफ़ी लंबा है। मतलब कई मंजिले बिल्डिंग के साइज़ का, मतलब आप देख ही सकते हैं, लोग हैं वहाँ, छोटे छोटे लोग हैं। तो बहुत बहुत बड़ा रॉकेट है ये। मतलब कहने को स्मॉल सैटेलाइट है लेकिन है बड़े, दादाजी बड़े हैं। तो बात करते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट ये समझिए कि जितने भी सॉलिड स्टेजेस थे वो सक्सेसफुली काम किए, नॉमिनल आउटपुट दिए, नॉमिनल गाइडेंस हुआ, कोई टेंशन नहीं, एकदम बढ़िया से हो गया। वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल जो है फेल काम नहीं किया। मैं जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम का गेस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये समझिए अर्ली गेस जो है, मैं जिस टाइम बना रहा हूँ, भले और डिटेल निकल चुका हूँ, मैं बना रहा हूँ कि और डिटेल निकल चुका हूँ, लेकिन उसमें हिसाब था कि सेंसर में फॉल्ट आया, जो कि होता है, ये कॉमन बात है। कई बार ऐसा किया जाता है कि सेंसर्स लगाए जाते हैं, वो रिडंडेंट सेटअप में रहता है कि सेंसर फॉल्ट हुआ तो वो स्विच ओवर करे। यहाँ पे किसी कारण से, सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण से या कोई माल फंक्शन के कारण से वो स्विच ओवर नहीं कर पाया और बैकअप पे नहीं गया। बैकअप पे नहीं जाने से वो रॉन्ग डेटा से ही कंप्यूटर को चलाने लगा, आउटपुट हो गया, मेन इंजन कट ऑफ कर दिया गया। यानी कि जो वेलोसिटी ट्रिमिंग का इंजन था वो शट डाउन कर दिया, मतलब ऑर्बिट पे पहुंचा नहीं है सर अभी पूरी तरह से, इंजन शट ऑफ हो गया। तो हिसाब वही समझिए कि डेल्टा वी का जो आउटपुट था वो उतना स्टेबल नहीं था, ठीक से नहीं हुआ, और वो क्रैश कर गया, मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके क्रैश कर गया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात समझना बेहद जरूरी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने रॉकेट का पहला ये, मतलब इस टाइम में जैसे SS3 का इग्निशन हुआ उसके बाद से जाके यहाँ पे ऑर्बिट में हुलुलुल होने लगा था। मतलब जो लोग लाइव स्ट्रीम देखेंगे मैंने नीचे दे दिया है, मतलब यहाँ तक सब बढ़िया 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 अराउंड का ये 400 किलोमीटर को छूने वाला था, ऑब्वियसली मेरा 375 के आसपास में घोटाला हो गया।
तो वही समझिए कि अराउंड 351.4 किलोमीटर पे सबको दिखने लगा कि नहीं कुछ कुछ गड़बड़ जा रहा है सर, डेटा में कुछ 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 हो रहा है। तो ये समझिए रॉकेट ऐसे फटते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला आप कभी भी बना रहे हैं तो उसका फेलियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन चीज़ है, नॉर्मल है, इस पे कोई हँसने की ज़रूरत नहीं है। और पहली बार सक्सेसफुल हो जाए तो आपको ज़रूर डरना चाहिए, भाई कुछ गड़बड़ है, पहली बार सक्सेसफुल कभी नहीं होना चाहिए। तो समझिए रिजल्ट में कुछ नहीं है। हाँ, अगर सब चीज़ सही रहा तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ग्लिच रहा होगा जिसको हम लोग नेक्स्ट बार में ठीक कर देंगे, उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं मेन खेला ये किया क्यों जा रहा है? ये किया जा रहा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए, यानी कि भारत का जो भी कॉस्ट एडवांटेज था वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि कोई और प्राइवेट कंपनी नहीं थी और नासा में बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, प्लस वो लोग ज़्यादा पैसा देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ऑब्वियसली उनका दाम बहुत ज़्यादा आएगा। यूरोप बहुत बहुत ज़्यादा आएगा। रशिया सस्ता दे पाता था, वो भी उतना सस्ता नहीं था और उनके पास मोनोपोली लेवल का पावर था, तो वो कुछ भी कर रहे थे। तो हिसाब ये समझिए कि आज के टाइम में नेशनल और ग्लोबल मार्केट में, यानी कि पूरी दुनिया में अगर आप बात करते हैं तो माइक्रो सैटेलाइट्स यानी स्मॉल सैट्स का मार्केट बढ़े जा रहा है। यानी स्मॉल सैट जनरली कहा जाता है अराउंड हाफ टन के नीचे का। 1 टन को भी जनरली मतलब पहले हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, अभी भी है। तो उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अराउंड आपको 4-5 टन से लेके 9-10 टन तक जा सकती है या उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। और अगर आप मॉड्यूल्स लॉन्च कर रहे हैं जैसे आईएसएस का, तो वो सब आपका 12-13 टन या उससे भी ज़्यादा जा सकता है। लेकिन जनरली सैटेलाइट के मामले में बड़े ही सब चीज़ होता है। आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतनी एफिशिएंट हो गई है, एक छोटे सोलर पैनल पे छोटा सा साइज़ में काफ़ी चीज़ किया जा सकता है। तो पूरी दुनिया में इसका डिमांड बढ़े जा रहा है। तो हिसाब ये रहता है कि इस मार्केट का ज़रूरत क्या है? मार्केट में आप क्या दीजिएगा तो आप सक्सेसफुल होंगे? यहाँ पे आपको 2 कोर चीज़ देना है। पहला है कॉस्ट, यानी आपका दाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंकरप्ट हो सके। तो कॉस्ट इसरो पहले ऐसे दे रहा था कि भैया हम पीएसएलवी में देश का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, लेकिन पीएसएलवी काफ़ी ताकतवर है, मतलब कि उसमें हमने 2 सैटेलाइट रखा या 3 रखा है, जो भी मतलब 1 बड़ा रख दिया। उसके पास हॉर्स पावर बचा हुआ है। सर जी हॉर्स पावर बचा हुआ है, तो लॉन्च तो करेंगे, खत्म तो हो जाएगा हॉर्स पावर, तो क्यों ना यूज़ कर लिया जाए। तो उसमें राइड शेयरिंग करते थे। जैसे आपने सुना होगा पीएसएलवी के पास सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अब मतलब पहले वो फर्स्ट था, अब सेकंड हो गया, स्पेसएक्स तोड़ दिया है 100 प्लस सैटेलाइट लॉन्च करने का। तो मेन सैटेलाइट्स थे, साथ में बहुत सारे को राइड शेयर किया गया था। तो जनरली वो लो कॉस्ट दे देता है, लेकिन साइड इफेक्ट है वो केडेंस नहीं दे पाता, हाई केडेंस नहीं दे पाता। तो आपको ये दोनों चीज़ चाहिए। मतलब समझिए लो कॉस्ट मतलब कम से कम दाम में हो जाए, और हाई केडेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। हाई केडेंस का मतलब होता है कि भैया फटाफट मैं फ़ोन करूँ, आप बोलो कि सर कब अगले हफ्ता आपका लॉन्च कर दें, वो आपको चाहिए। हर किसी को वो चाहिए। ये नहीं कि भैया बुक करो, हाँ सर जी अगले साल का दूसरा महीना में बुक हो रहा है, नहीं जी, तुरंत चाहिए सर। अमेज़न 24 आवर क्विक डिलीवरी चाहिए। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है सोच लीजिए। डार्पा कई सारे, मतलब यूएस की जो डार्पा है, मतलब जैसे इंडिया का डीआरडीओ है, यूएस का डार्पा है, वो लिटरली कई सारे स्टार्टअप पे पैसा पानी जैसा बहा रहा है सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि हम आपको बोलें आप सैटेलाइट तुरंत डिप्लॉय करो, और कुछ करना ही नहीं है, तुरंत। और ऑब्वियसली वो छोटे सैटेलाइट के साथ ही किया जा सकता है, बड़े के साथ नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए उस पर पूरा खर्च करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है कि सस्ता हो और फटाक से हो। अब बात है कि क्या एसएसएलवी इस पे सक्सेसफुल है? अनफॉर्च्युनेटली नहीं। बात ये समझिए कि एसएलवी बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब ये आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग का दाम पे बाकी लोग लुट जाएँगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप देख सकते हैं आदमी इतना छोटा है और बहुत भारी है, क्योंकि सॉलिड बूस्टर बहुत भारी होता है। बोलेंगे लिक्विड भारी नहीं होता? नहीं, क्योंकि वो खाली होता है। जब भी आप उसे ले जा रहे हैं लिक्विड है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन रॉकेट है, खाली है सर जी, कोई टेंशन नहीं है। आपको क्रेन-वेरेन बुलडोज़र मतलब इसका क्रेन का दाम, ये पूरा लॉन्च पैड, क्रेन अकेले उससे ज़्यादा महँगा है। यही समझना ज़रूरी होता है, वज़न आपको सोचना होता है। तो क्योंकि समझिए कोई चीज़ बड़ा है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको क्लीयरेंस देखना होगा, जैसे कि स्पेसएक्स के साथ हुआ कि फाल्कन 9 जब उन्होंने बूस्टर बनाया तो डायमीटर काफ़ी छोटा रखा था। क्यों? ताकि रोड के नीचे से ले जा सके, ग्राउंड क्लियर मतलब ये ब्रिज क्लीयरेंस के चक्कर में। अब जब वो बना रहे खुले में तो खुला रॉकेट बना दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपका साइज़ मायने रखता है, लेकिन यहाँ पे ये साइज़ भी छोटा नहीं है, वज़न हैवी तो है। मैंने क्या लिख दिया? हैवी बहुत ज़्यादा हैवी है, 120 टन्स बम बम वज़न है इसका। मतलब ये समझिए जितने स्ट्रक्चर इसको हैंडल करेंगे, सबका इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि इसको संभाल सके, बहुत ज़्यादा। और दाम बहुत ज़्यादा महँगा है, पता नहीं मैं कहाँ से देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि इसका दाम कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा महँगा है। और हिसाब ये समझिए सबसे उसका कोर रीज़न महँगा क्यों है? बारूद महँगा है? हाँ भी और नहीं भी। बात ये समझिए कि बारूद में सबसे बड़ा समस्या ये होता है, यानी जो ये सब इस्तेमाल किया जाता है, ये आर्म्ड होता है। जैसे ही ये बनता है, ये आर्म्ड हो जाता है, यानी कि आप लोग देखते होंगे जितने भी मूवीज़ वूवीज़ में कि बोलता है ना आर्म्ड एंड रेडी। आर्म्ड का मतलब होता है कि अब आपने एक्टिवेट कर दिया, अब वो बूम हो सकता है। डिसआर्म्ड है तो वो बूम नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता। लिक्विड के केस में जैसे इलेक्ट्रॉन रॉकेट हो रहा है, मान लीजिए क्या होता है कि अगर बिजली गिर जाती है इस पे, कुछ होगा? ये नहीं, ये डैमेज हो जाएगा, ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ बूम नहीं करेगा। यहाँ पे बिजली गिरी, साफ। और ये बिल्डिंग नहीं साफ होगा, ये मोहल्ला साफ कर देगा। मतलब थैंकफुली ये काफ़ी रिमोट एरिया में तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब से ये बन के आता है तब से इसमें पूरी तरह से उतना जान रहता है जितना इसको ऑर्बिट में ले जाने के लिए, यानी कि गलती से फटा तो फाड़ देगा। और ये हो चुका है, मतलब समझिए स्पेस इंडस्ट्री सीखी है बुरी तरीके से कि सॉलिड बूस्टर के साथ काम करना बहुत खतरनाक चीज़ है। आप हमेशा देखेंगे तार लगा के किया जाता है, हमेशा ग्राउंडिंग पे ध्यान जाता है। गलती से स्टैटिक छुआ इसको, और एक्सप्लोसिव भी जो इस्तेमाल किया जाता है, कोशिश की जाती है कि वो बहुत इनसेंसिटिव रहे कि भैया जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आप बूम ना हो।
इसी कारण से इसका दाम बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब टेक्निकली दाम ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस जो आपको देने हैं, सारे लोगों को यहाँ ध्यान से काम करना है, उसके कारण टका पड़ जाता है। और वही समझिए सेफ्टी सुपर सीरियस होता है, क्योंकि ऑफ तो है नहीं सर, जिसमें ऐसा नहीं है कि जैसे ये है, गिर भी गया कुछ नहीं होगा, कोई इसको लात भी मार दिया, या आपका एक्स्ट्रा कभी देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला सर, कुछ है ही नहीं उसमें फटने वाला। तो ये समझ सीरियस वाली बात होती है। और आप समझिए कि कॉस्ट जा कहाँ रहा है, कोई भी चीज़ का दाम होता है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि सामान का दाम देखिए, आपको ये भी देखना होगा कि इसकी एक्सेसरीज कितनी जा रही हैं। जैसे ये वही बताओ ना, कैमरा का बॉडी देख लिया सर जी, लेंस का दाम देखो, चलो आप लेंस भी छोड़ दे रहे हो, लेकिन आप भूल जा रहे हो बैटरी, मेमोरी कार्ड, ट्राईपॉड, फ्लैश, यहाँ पे यही सब चीज़ का दाम देखिए। क्योंकि इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये दोनों, ये डार्पा का बनाया हुआ है, मतलब बनाया हुआ एज इन लाइक कि वो डार्पा इस पे फंडिंग कर रही है, इसीलिए कंपनी अगर बैंकरप्ट हो भी जाती है, किसी और कंपनी को बेच दिया जाएगा। डार्पा का वही टारगेट था कि हम चाहते हैं कि हम आपको बोलें सैटेलाइट लॉन्च कीजिए, 24 घंटे के अंदर आपको लॉन्च कर देना, 24 घंटे के अंदर, 1-2 महीना नहीं कि फ़ोन कीजिए, फिर सॉलिड बूस्टर्स बनाए जाएंगे, फिर उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा सेफली, फिर उसे बिल्डिंग में जाके अटैच करेंगे, नहीं जी। हमने फ़ोन उठाया है सर, आपका लॉन्च क्यों नहीं हुआ अभी तक? ऐसा चाहिए। इलेक्ट्रॉन भी, मतलब इलेक्ट्रॉन उतना फास्ट नहीं है, ये थोड़ा-सा छोटा है, मतलब कंटेनर शिप है, जो शिपिंग कंटेनर होता है उसके अंदर अटता है। ये शिपिंग कंटेनर थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये भी बहुत हल्का है, काफ़ी छोटा ही है। तो ये इसी कारण से कॉस्ट इफेक्टिवनेस एसएसएलवी का उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था ओपन मार्केट में देखें। पीएसएलवी से अच्छा है, लेकिन ओपन मार्केट के हिसाब से नहीं है, ये आउटडेटेड है। ऐसा क्यों? बार-बार मैं पहले से भी बता रहा हूँ, सॉलिड बूस्टर्स मिलिट्री के लिए अच्छा होता है, कभी भी सिविलियन एविएशन के लिए अच्छा नहीं होता। एविएशन कहिए या स्पेस इंडस्ट्री कहिए, एकदम अच्छा नहीं होता। कारण वही समझिए, हल्के में निपटा ले रहे हैं, सस्ते में निपटा ले रहे हैं। सर जी आपको पूरा बिल्डिंग चाहिए, और इसके ट्रक का दाम देखने की कोशिश कीजिए, ट्रक का दाम क्या है। तो बात करते हैं सर पॉलिटिक्स क्या हो रहा है। तो पॉलिटिक्स ये कीजिए, जो मैं गेस कर रहा हूँ, ये एकदम क्लियर कर देना चाहिए, ये मेरा गेस है, गलत हो सकता हूँ, कि डीआरडीओ गाइड कर रहा है इसरो को। और बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? ये होता है, कई बार किया जाता है, और ऐसा बड़ी बात नहीं है कि ये पहली बार होगा। ये नासा ने भी, जब अब इसमें देखेंगे उसमें सॉलिड बूस्टर क्यों लगाया, जब सैटर्न 5 में कोई सॉलिड नहीं था, तो जब स्पेस शटल जो उसके बाद बनाया गया, तो उसमें इतना बड़का बड़का सॉलिड क्यों डाल दिया? बात है उसका डिज़ाइन जो है उसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवाया गया है जो यूएस का समझ लीजिए आईसीबीएम आर्सेनल बनाता है। और बात है कि आईसीबीएम आप बार बार टेस्ट नहीं करना चाहोगे, क्योंकि अपोनेंट को पता चल जाए सर आपका आईसीबीएम ऐसे चलता है, ऐसे उसको ट्रैक किया जाता है, ऐसे हम उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो सस्ते से नासा से निपटाना चाह रहे थे, और इसी चक्कर में वो फंस गया सॉलिड बूस्टर के चक्कर में। ऐसा ये समझ लीजिए, ऐसा सेनेट लॉन्च सिस्टम एसएलएस में भी उसे कंटिन्यू करना पड़ रहा है। वही समझिए उनका डार्पा का साइड इफेक्ट है, वो उसको छोड़ नहीं पा रहे। तो डीआरडीओ ऐसा क्यों करेगा कि वो इसरो में इंटरफियर करेगा? बात है, अगर टेक्निकल कॉम्पिटेंस में देखें तो डीआरडीओ ऊपर चलता है। डीआरडीओ के पास ये तो नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो जैसे डीआरडीओ बोलेगा कि हमें नाविक का सैटेलाइट लॉन्च करना है, तुम अभी करो। अगर मान लीजिए कुछ होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है कि नहीं, कोई प्राइवेट आ रहा है और डीआरडीओ का आ रहा है, डीआरडीओ को पहले भेजा जाएगा। हर देश ऐसा करता है। जैसे अगर डार्पा कल को बोलते हैं नहीं, हमें ये सैटेलाइट अभी रॉकेट लॉन्च करना है, आप इसका जो पेलोड है बदलिए, बदलेगा, सब कंट्री बदलेगा, मतलब सब कंट्री जो यूएस के अंदर है। तो हिसाब वही समझिए। तो डीआरडीओ ऐसा कर रहा है कि डीआरडीओ बोल रहा है नहीं, हमें सॉलिड बना के तुम दे दो। तो एंड में क्या हो रहा है? एंड में इसका असर क्या हो रहा है? हो रहा है पुअर फिलॉसफी है। बात ये समझिए, जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। मतलब अगर आप स्पेसएक्स को देखें, वो 22 साल होने का आ रहा है। रॉकेट लैब को देखें, वो भी 18 साल का होने का आ रहा है, या उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। एस्ट्रा का भी देखें, वो भी काफ़ी 5-6 साल हो चुका है। तो बात है कि ये सबसे सीख नहीं रहा है इसरो की भैया ये लोग इतने कम टाइम में, इतने चवन्नी बजट में इतना बड़ा रॉकेट बना के लॉन्च करके ऑर्बिट पहुंच कैसे जा रहे हैं। और आप बोलोगे नहीं, 1-2 बार फेल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका फेल होता है, लेकिन उसके बाद स्पीड कैसे? ये है इलेक्ट्रॉन रॉकेट का करंट सक्सेसफुल रिकॉर्ड। इसमें वो 3 बार फुस हुए हैं, और उसके बाद 2018 में इन्होंने अराउंड के 4 लॉन्च कर लिया, 2019 में 7 लॉन्च कर दिया, ऐसे ऐसे करते करते 9 लॉन्च किया था 2020 में, 2021 में भी मतलब कि 8 लॉन्च किया, और 2022 में, यानी इस साल का, वो समझिए ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं आपका 7 लॉन्च। और टारगेट है कि वो 12 लॉन्च क्रॉस कर जाएंगे, मतलब बुकिंग की जा चुकी है। तो समझ रही है, साल में एक लॉन्च पर महीने चल रहा है। एसएसएलवी चाह के भी ये करने में उसकी वाट लग जाएगी। चाह के क्यों? रॉकेट का साइज देखिए सर, बगल में बंदा खड़ा है सर, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं लेना है। एसएसएलवी के अगल बगल कोई ऐसे आके सेल्फी खींचे ना, पहले इसरो वाले उसको मारेंगे, फिर बाद में रॉकेट मारेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, फिलॉसफी इंप्रूव नहीं हो रही अभी भी। उनका वही पुराना फिलॉसफी कि 1970 के डिज़ाइन से हम आगे बढ़ेंगे नहीं। मतलब ये जो रॉकेट बना रहे हैं, इसका डायरेक्ट अगर कन्वर्शन चाहते हैं, जापान ऐसा बनाया था। बोलेंगे जापान ऐसा क्यों बनाया? उस पर गवर्नमेंट का, मतलब उन्होंने ट्रीटी साइन किया था कि भैया, जब यूएसए ने उसे फोड़ दिया था, तो ट्रीटी साइन करवाया, भैया तुम रॉकेट नहीं बनाओगे क्योंकि तुम आईसीबीएम बनाने का खुजली हो जाएगा तुमको, तो उसको उन्होंने बैन किया था। फिर आपका साउथ कोरिया के साथ भी वही सब हुआ था। इंडिया के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों वो आदम जमाने का डिज़ाइन पे चल रहे हो? मतलब आप सोच ली कि प्राइवेट कंपनी आ गई, बना ली, दिखा दी, सीख लो यार। तो ये बहुत सीरियस बात है। और इसका आउटपुट क्या होता है? आउटपुट ये होता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, अभी भी वही रॉकेट है, अभी भी वही ओवर बिल्ट है, अभी भी ओवर एक्सपेंसिव है, और सिर्फ पुराने टेक्नोलॉजी को रीपैकेजिंग कर रहे हैं कि हमारे में मतलब गिम्बल बेटर लगाया जा रहा है। मतलब सर, 9 इंजन में गिम्बल लगाया हुआ सर, कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है।
ऐसा आप वही समझिए, बहुत लेट है। आप बोलोगे कि ये सब 300 किलोग्राम का है, वो 500 किलोग्राम का, उतना फ़र्क नहीं पड़ता स्मॉल सैट में, और इसीलिए उसका नाम स्मॉल सैट है। और ये तो आराम से इसको इससे ऊपर चले जा रहे हैं, न्यूट्रॉन बना रहे हैं। रिलेटिविटी स्पेस भी अगर लॉन्च कर लेती तो वो कहीं अराउंड 8 साल के अंदर लॉन्च कर चुके होंगे। और उनका है टारगेट, उनका 1 टन पे वो चल रहा है, वो एसएसएलवी से ऊपर चले जाएंगे और उनका दाम एसएसएलवी के आसपास होगा, प्लस उनकी केडेंस एसएसएलवी से ज़्यादा हो सकती है। तो ये जेन्युइनली एक सीरियस बात है कि प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, दिखा दी, और खुला में एक भी चीज़ हिडन नहीं है, खुला में आप देख के सीख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन आप कर ही नहीं रहे हो। तो इस आप वही समझिए कि सबसे बुरा बात ये हो सकता है कि इसरो संकन कॉस्ट फैलेसी में लटक चुका हो कि एसएसएलवी बना दिया, उस पे कितना करोड़ों का जो आर&डी हुआ है, अब उसको रिकवर करने के लिए लॉन्च करते रहो ज़बरदस्ती का, क्योंकि प्राइवेट वर्ल्ड में नहीं टिक पाएगा। और इंजीनियरिंग का पहला रूल वो लोग ब्रेक कर रहे हैं, कहते हैं ना, यू डू इट फर्स्ट, यू डू इट बेटर। सर जी, आप बाद में कर रहे हो तो भी आप बेटर क्यों नहीं कर रहे हो? तो पॉलिटिक्स यही है। मैं बस मना रहा हूँ कि डीआरडीओ बोल दिया हो कि देखो भैया, आई डोंट केयर अबाउट योर रॉकेट्स, बनाओ, मेरे को ये मिसाइल का टेस्टिंग करना है, पाउडर का कंपोजिशन टेस्टिंग करनी है, ग्रेन स्ट्रक्चर टेस्ट करना है, करो तुम लॉन्च। सर तुम्हारा रॉकेट बर्बाद होगा, आई डोंट केयर, आई एम होपिंग, मैं होप कर रहा हूँ ये हो, नहीं तो ये जेन्युइनली सेंस नहीं बनता कि तुम आज के ज़माने में सॉलिड बूस्टर बना रहे हो। बहुत खर्चा होता है, बहुत वजन होता है, और पहली बार फेल फेल भी हो गया। खैर, और देखिए उसका दूसरा साइड इफेक्ट था, क्योंकि अब हर सारे मतलब जो चेन है, इलेक्ट्रॉन रॉकेट आप आराम से 4-5 इन प्रोडक्शन रख सकते हो। सॉलिड बूस्टर के साथ कभी आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, भले केसिंग बना के रखे हो, लेकिन जब तक उसमें पोरिंग नहीं की जाएगी, और पोरिंग बहुत टाइम खाता है, पोरिंग किए बिना तो आप काम कैसे करोगे सर? तो वही समझिए, मैं मना रहा हूँ कि डीआरडीओ ज़बरदस्ती का बोला हो, लेकिन अभी डीआरडीओ भी क्लेम कर रहा है कि वो इसरो से अनसैटिस्फाइड, वो खुद का लॉन्च प्रोवाइड बनाएगा, क्योंकि नाविक बहुत बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। नाविक अभी तक वर्ल्ड वाइड हो जाना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ नेशनली बना पाया है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन मतलब डिज़ाइन ही गड़बड़ है, बाकी सब चीज़ आप हटा दो सर, डिज़ाइन ही गड़बड़ है। कितना भी आप कर लो, आप इसका दाम घटा ही नहीं पाओगे। 150 टन का, 120 टन के आसपास का चीज़ को इधर-उधर करने में ही लुट जाएँगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का डेमो 1 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक करते तो उसे शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबाइए, डिसलाइक 2 बार दबा सकते हैं। मैं कहूँगा उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिख लें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।